Hello friends, how are you all? I'm Vani and today I'm going to discuss a very important series, which is revision series of previous questions, education subject from 2017 to 2021. So in this session, we have in the previous sessions, we have completed different years of questions, December 2021, 2018, 2017, and today I'm going to start. There are shuffling questions क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि मैं आपको बहुत different questions दूंगी, different years के होंगे 2017 से लेकर 2021 तक के आपके। तो फिर आज का क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग आर इसेंशियल कंसिडरेशन फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट। इसमें कंसिडरेशन पूछी है, जो जरूरी कंसिडरेशन होती है जब आप करिकुलम को डेवलप करते हो, आपको उसको सीक्वेंस ऑर्डर में लगाना है। फॉर्मुलेट करना इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, या फिर सजेस्ट करना मेथड्स टू अकम्प्लिश इंटेंडेड आउटकम्स, असेस करना कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड्स ऑफ लर्नर्स। क्योंकि जब भी आप करिकुलम डेवलप करोगे, करिकुलम को बनाओगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग बनाओगे ना। आप देखोगे कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखोगे कि आप प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, बच्चों को क्या जरूरत है, किस चीज की नीड है आपके करिकुलम को डेवलप करने में। तो ये ऑप्शन भी, तो आई थिंक ये वाला फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे प्रॉब्लम क्या है, जरूरत क्या है, तब तक आप कैसे डेवलप कर पाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा। उसके बाद आता है हमारा कि असेस करना बच्चों की नीड को, लर्नर्स की नीड को, उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग आप सब चीजें अरेंज करेंगे। फिर आता है हमारा जो फॉर्मुलेट करना कि जो लर्निंग आउटकम बच्चे सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे, कैसे सीख पा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट कंटेंट, जो कि इंपॉर्टेंट होगा और जो रिलेवेंट कंटेंट होगा आपकी बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, वो आप बनाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे मेथड कि जो आपने आउटकम्स का जो आपने टास्क लिया है कि वो सब चीजें पूरी हो जाए आपकी विद इन अ टाइम पीरियड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम और क्या जरूरत है। उसके बाद आप अपने लर्नर्स की नीड को असेस करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को असेस करेंगे। देन आप करेंगे फॉर्मुलेट इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे इंपॉर्टेंट रेलेवेंट कंटेंट को। उसके बाद आप सजेस्ट करेंगे कि जो मेथड्स आपको लेने चाहिए। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फ्लेंडर्स की इंटरेक्शन एनालिसिस है, ये क्वेश्चन आपको दिसंबर 2019 का है। उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा बताना है, इनडायरेक्ट टीचर टॉक। तो हम जानते हैं इसके अंदर हमने तीन पढ़े हैं, डायरेक्ट टीचर टॉक, इनडायरेक्ट टीचर टॉक और पीपल टॉक। जो हमारा इनडायरेक्ट टीचर टॉक आता है उसके अंदर हमारी क्या आती है, एक्सेप्ट फीलिंग्स, प्रेज करना, इंकरेज करना, बच्चों के आइडियाज लेना, क्वेश्चंस पूछना। ये चारों हमारे किस में आते हैं, इनडायरेक्ट टीचर टॉक में। डायरेक्ट टीचर टॉक में क्या आता है, लेक्चर देना, जब टीचर डायरेक्टली लेक्चर दे रहा है, बच्चों को डायरेक्शंस दे रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, चीजों को जज करके देख रहा है, ये डायरेक्ट टीचर टॉक में आता है। प्यूपिल टॉक, बच्चों का रिस्पॉन्स देना, स्टूडेंट टॉक का क्वेश्चंस में किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करना, इनिशिएट करना, साइलेंस रहना, ये सब हमारा प्यूपिल टॉक में आ जाता है। तो ये तीन चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस के अंदर। तो अगर हम इनडायरेक्ट टीचर टॉक की बात करते हैं, तो इनडायरेक्ट का मतलब तो आ गया फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, प्रेज करना, इंकरेज करना, आइडियाज को लेना, ठीक है ना। तो ये हमारा, और अगर वो हमसे डायरेक्ट टीचर टॉक पूछता है, डायरेक्ट टीचर टॉक के अंदर फिर हमारा क्या आ जाता है, लेक्चर देना, डायरेक्शंस प्रोवाइड करना और क्रिटिसाइज करना। तो ये पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टीचर टॉक में क्या आता है आपका, डायरेक्ट टीचर टॉक में क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 2021 से है ये। जो हमारा सक्सेसफुल इंटेलिजेंस है उसके अंदर तीन डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो ये थ्योरी किसने दी है, देखिए कार्ल रॉजर ने सेल्फ थ्योरी दी है, डैनियल कॉलमेल ने इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी दी, इमोशनल थ्योरी दी है, हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है। तो जो हमारे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थे, इन्होंने तीन इंटेलिजेंस की बात की थी, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस जिसको हम एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जिसको हम कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो एक बार इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारी प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज थी इंटेलिजेंस में, देखो मैंने इंटेलिजेंस का आपको पूरा कंप्लीट कराया हुआ है। आप चाहें तो मेरी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। इंटेलिजेंस की मैंने तकरीबन 14 और 15 वीडियोस बहुत डिटेल में करा रखा है। और इसके अंदर जो हमारी प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी थी, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग पास मॉडल थ्योरी पढ़ते हैं इसके अंदर हम, और फ्लूइड एंड क्रिस्टलेट की इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ते हैं। तो प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी में जो पहली थ्योरी आती है वो आती है हमारी ट्रैफिक थ्योरी, जो किसने दी थी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में। इन्होंने तीन तरह के इंटेलिजेंस की बात की थी। अकॉर्डिंग टू द स्टर्नबर्ग, इंटेलिजेंस जो होता है वो एक एबिलिटी होती है कि आप कैसे अपने गोल को अचीव करते हैं, कैसे आप अपनी सोसाइटी का, अपने कल्चर के इन्वायरमेंट को अडेप्ट करते हुए अपने गोल को अचीव करते हैं। ये बात कहते हैं स्टर्नबर्ग, क्योंकि इंटेलिजेंस की बात करते हैं। जब बात आती है इंटेलिजेंस की कि आदमी के सामने किस तरह की कंडीशंस है, कैसे उसे अपना टास्क पूरा करना पड़ रहा है। तो अब इसमें तीन तरह की इंटेलिजेंस की बात की थी इन्होंने, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस जिसको हम क्या बोलते हैं,
एनालिटिकल इंटेलिजेंस। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस को हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, एक्सपीरियंशियल क्रिएटिव भी बोलते हैं, कॉन्टेक्सचुअल को हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इन इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो कंपोनेंशियल, क्योंकि इस बार क्वेश्चन इनसे पूछा था कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया, हो सकता है कल को थोड़ा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस हम जानते हैं इसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं, कि बच्चे के अंदर ये इंटेलिजेंस किस तरह के बच्चे में होता है, ये एक तरह का इंटेलिजेंट बिहेवियर होता है, और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इंसान के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर एक एबिलिटी होती है चीजों को क्रिटिकली जज करने की। एनालिटिकल थिंकिंग, कुछ बच्चों की एनालिटिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होती है, क्रिटिकली चीजों को सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है नूर, जो हमेशा हाई स्कोर लेके आता है टेस्ट में। स्टैंडर्डाइज टेस्ट हम जानते हैं कौन से होते हैं, जो हमारे स्कूल्स में होते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं। क्यों उस बच्चे के अच्छे नंबर क्यों आते थे? क्यों? क्योंकि उसके अंदर इवेलुएट करने की, चीजों को एनालाइज करने की अच्छी एबिलिटी है, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत अच्छी है, तो वो सॉल्यूशंस बहुत जल्दी निकाल लेता है। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम तीन कंपोनेंट्स पढ़ते हैं: नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, मेटा कंपोनेंट एंड परफॉर्मेंस कंपोनेंट। दैट मींस नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट के बच्चे के अंदर चीजों को इनकोड करने की कैपेबिलिटी है, कंबाइन करके, कंपेयर करके इंफॉर्मेशन ग्रेन करने की कैपेबिलिटी है। मेटा कंपोनेंट चीजों को कैसे कंट्रोल करना है, उनको कैसे मॉनिटर करना है, कैसे इवेल्युएट करना है, दिस इज योर ब्रेन प्रोसेसिंग। ये सब हम टाइप्स पढ़ रहे हैं कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस के, जैसे हम कहते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस। कंपोनेंट परफॉर्मेंस, इनकोड करना, इन्फर करना, माइंड मैपिंग करना, रिस्पॉन्ड करना, स्ट्रेटेजीज बनाना, ये सारे लोग कौन करते हैं? जिनके अंदर एनालिटिकल इंटेलिजेंस होता है। अब बात आती है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। यहाँ स्पेलिंग गलत है, यहाँ ई आएगा। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस को, जिसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं, और इस तरह के इंटेलिजेंस के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर ऐसे होते हैं जिसे कहते हैं ना साइंटिफिक जीनियस, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उनको कहा जाता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, उनके अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे का एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैक है, इज अ पर्सन हाई इन क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्यों? वो बच्चा क्यों हाई है क्रिएटिव इंटेलिजेंस में? क्यों? क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी है, उसके पास नॉलेज है, स्किल्स है कि कैसे किसी भी प्रॉब्लम के साथ डील करना है। मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग घबराते नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं सॉल्व करने के। तो इस तरह के लोग कैसे होते हैं? क्रिएटिव होते हैं। अब बात आती है कॉन्टेक्सचुअल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इसमें इस तरह के बच्चों को कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट, सिचुएशनली स्मार्ट इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे अब एक एग्जांपल है कि द ऑल चिल्ड्रन वर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्स इन 100 होम्स। बच्चों को कहा गया कि आपको 100 होम्स में से किस किस के पास कौन कौन सी कार है उसका आपको सैंपल लेना है। अब एक बच्चा था राजेश। राजेश ने क्या किया? एवरीबडी फाउंड इट, क्योंकि 100 घरों में जाना, जाके सैंपल लेना मीन्स आपके पास कौन सी कार है, क्या नंबर है, ये पूरा लेना कितना मुश्किल काम है। तो राजेश ने क्या किया? उसने सोचा मैं 100 घरों में तो क्या जाऊंगा, उसने सब घरों के नंबर, नेम ऑफ कार्ड्स ले लिए, और उसने सबको मेल कर दिया। मेल करके क्या, वो उसने आंसर निकाल लिया। तो उसने क्या किया? बहुत इंटेलिजेंस के साथ उसने इस प्रॉब्लम को डील कर लिया। बाकी जो बच्चे थे उन्होंने जिस तरह से भी किया, लेकिन इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि उस बच्चे ने इस तरह से करके अपने सब ऑनर्स से बात करके, और उन्होंने सबने आप बता दिया कि उनके पास कौन कौन सी कार है, उसने ये चीजें बिना जाए ये काम आसान कर लिया। तो इस तरह के बच्चों को क्या बोलते हैं? स्ट्रीट स्मार्ट, सिचुएशनल स्मार्ट, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस उन बच्चों के पास होता है। तो ये तो हम जान ही गए हैं कि ये तीन इंटेलिजेंस की बात कौन करता है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग करते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्राइकिक थ्योरी है जिन्होंने तीन इंटेलिजेंस की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा जुलाई 2019 से बिलोंग करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट? इनमें से कौन सा है जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपके असेसमेंट का? क्या उद्देश्य है आपके असेसमेंट का? हम क्यों असेसमेंट करते हैं? कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिकली टू जज स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि आप इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिकली कलेक्ट करते हैं। अब सिस्टमैटिकली आप कैसे कलेक्ट करते हैं? जब आप बच्चों का असेसमेंट लेते हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि बच्चा किस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहा है, किसको वो नहीं कर पा रहा है। तो इस बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। आगे के पॉइंट्स भी हम पढ़ लेते हैं। टू फाइंड आउट द वीकनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम। सिर्फ टीचिंग लर्निंग सिस्टम को वीकनेस को चेक करने के लिए हम ये नहीं करते असेसमेंट। असेसमेंट चेक किया जाता है बच्चे की एबिलिटी को जानने के लिए कि बच्चे ने जो सीखा है वो सही सीखा है कि नहीं सीखा है। टू रिलेट वेरियस कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स। सिर्फ वेरियस इन्फॉर्मेशन क्यों? हमें बच्चे की एकेडमिक चीजें देखनी है, बच्चे का देखने के बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है। सिर्फ अलग अलग इन्फॉर्मेशन नहीं हासिल करनी है हमें स्टूडेंट्स की। टू ऑब्टेन डाटा अबाउट द लर्निंग, सिर्फ लर्निंग डिफिकल्टीज को नहीं करना। बच्चे का ओवरऑल असेसमेंट का मतलब यही होता है कि आप बच्चे को सिस्टमैटिकली चेक करें। सिस्टमैटिकली में सब चीजें आपकी आ जाती हैं कि आप स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक चेक कर रहे हैं, आप उसका एकेडमिक अचीवमेंट चेक कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं कि उसे किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ उसको हेल्प की जरूरत है, कहाँ उसको सपोर्ट की जरूरत है। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है असेसमेंट का वो यही होता है कि आप बच्चे के रिगार्डिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका बस एक ट्रिक है कि एक इन्वेस्टिगेटर क्या कमिट करता है, टाइप 2 एरर उसने कर लिया, तो ये बताओ उसका क्या है, उसकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या ट्रू होगी। देखो, जब हमारा टाइप 1 एरर होती है जो कि हम पढ़ते हैं, ठीक है, टाइप 1 एरर का मतलब होता है, ये बहुत आसान सा की पॉइंट है, राइट एंड रिजेक्ट। अब क्या चीज राइट एंड रिजेक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, टाइप 2, टाइप 2 है तो क्या होगा, फॉल्स एंड एक्सेप्ट। ये तो एक की पॉइंट है, इसको याद करने का, लेकिन अब इसको समझ भी लेते हैं बहुत इजीली। टाइप 1 एरर जब आपकी हो रही है, दैट मीन्स कि आपका जो डिसीजन है वो राइट है और आपकी हाइपोथेसिस जो हो रही है वो रिजेक्ट हो रही है। राइट डिसीजन है, आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, दैट मीन्स योर रिसर्च इज सिग्निफिकेंट। टाइप 2 एरर जब हो रहा है, जब दैट मीन्स फॉल्स, वो नहीं होना चाहिए इसलिए, और वो एक्सेप्ट हो रही है आपकी नल हाइपोथेसिस, क्योंकि हमारी नल हाइपोथेसिस हमारे रिसर्च में कैसी होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए, तभी आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। लेकिन अगर आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, दैट मींस टाइप 2 एरर हो रहा है, तो ये गलत होता है, रिसर्च सिग्निफिकेंट नहीं होती है ऐसे में। तो टाइप 2 एरर होगा तो फॉल्स एंड एक्सेप्ट होगी आपकी नल हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर होगा तो आपकी हाइपोथेसिस राइट थी और रिजेक्ट हो जाएगी नल हाइपोथेसिस, जो कि हमारा रिसर्च का एम होता है। तो इसका अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, दैट मींस आपकी एक्सेप्ट होगी नल हाइपोथेसिस और फॉल्स होगी, एक्सेप्ट होगी और फॉल्स होगी, तो दिस इज योर आंसर। बहुत इजीली हम आंसर निकाल सकते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है इन स्टेटमेंट में से करेक्ट ऑप्शंस कौन सा है, राइट। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात है, लर्निंग हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ टीचर, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि लर्निंग आप करते नहीं, अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या आप लर्निंग नहीं करेंगे। लर्निंग तो बच्चे के घर से स्टार्ट हो जाती है, मदर उसकी पहली टीचर होती है। ऐसा थोड़ी ना होता कि विदाउट अ टीचर आप लर्निंग नहीं कर सकते, आदमी अपने सर्कमस्टांसेस से भी सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से भी सीखता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। लर्निंग इज इनहैंस्ड थ्रू सोशली सपोर्टेड इंटरेक्शंस, लर्निंग आपकी इनहेंस होती है और निखरती है जब आप सोशली सपोर्टेड इंटरेक्शंस, मतलब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपका सोसाइटी के साथ आपका अच्छा रिलेशन होता है, आप अच्छे सोशल रहते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है, लर्निंग इनहेंस होती है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, लर्निंग जो होती है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, टिल बर्थ टू टॉम्ब आपका चलता है। लर्निंग इज इनहेंस थ्रू एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल ठीक बात है, लर्निंग जो होती है आपकी एक्सपीरियंस के साथ साथ इनहेंस होती है। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ स्कूल, ये बात भी गलत है, लर्निंग तो बच्चे की घर से स्टार्ट हो जाती है। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप सब स्कूल से सिर्फ टीचर से सीखते हैं, बच्चा अपने पियर्स से सीखता है, अपने नेबर से सीखता है, अपनी कम्युनिटी से सीखता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा A C and D, अब हमारा बी और ई ऑप्शन गलत हो गया। जब आपका बी और ई ऑप्शन गलत हो गया तो जहां जहां बी आप कट कर दीजिए, आंसर आपका अपने आप निकल के आ गया। इस तरह से भी आंसर निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कंसेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इम्प्लाइज, जो कंसेप्ट इक्वलाइजेशन का एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी में, वो किस चीज को इम्प्लाई करता है। इक्वलाइजेशन का मतलब कि आप बच्चे को सपोर्ट करेंगे, उसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, इक्वलाइजेशन होना चाहिए। प्रोवाइड करना बुक्स और यूनिफॉर्म लर्नर्स को, प्रोवाइड करना रिसोर्सेज को लर्नर्स को एज पर देयर एबिलिटी, ये बात बिल्कुल सही है। इनकरेज करना लर्नर्स को स्टडी एज मैनी सब्जेक्ट, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट लर्न करो, ये कोई बात थोड़ी ना है। ऑप्टिमाइज करना लर्निंग कंडीशंस को फॉर सक्सेस इन स्कूल बोर्ड, सिर्फ स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन हमारा मोटिवेट नहीं होता, बच्चा जो है उसको वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाए लर्नर्स को जितनी उसकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। Which of the following method is closely related to the tenets of realism? हम जानते हैं रियलिज्म रियलिटी की बात करता है, ठीक है, रियलिटी की बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है रियलिज्म। ह्यूरिस्टिक मेथड और द प्रॉब्लम सॉल्विंग का, डिस्कवरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं हमारे प्रैग्मेटिज्म वाले, राइट। तो लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं हमारे रियलिज्म। asynchronous learning approach किस चीज में इंक्लूड नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द सिंक्रोनस लर्निंग एंड व्हाट इज द asynchronous learning। मैं आपके साथ यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही हूँ, दैट इज दिस इज asynchronous, मैं लाइव नहीं हूँ आपके साथ, आप मुझे देख नहीं सकते, मैं आपको देख नहीं सकती, लाइव चैट हमारे बीच में नहीं हो रही है। दिस इज asynchronous learning, राइट। सिंक्रोनस लर्निंग, जैसे कि आप अन अकेडमी पे क्लासेस लेते हैं, वहाँ टीचर्स आपके साथ लाइव होते हैं, या आप कहीं भी क्लासेस ले रहे हैं तो आपके साथ टीचर्स लाइव हैं, लाइव टीचर से आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हाथ का आपको फीडबैक मिल रहा है, दिस इज सिंक्रोनस। क्लास में आप पढ़ते हैं, दिस इज सिंक्रोनस लर्निंग। हैपेंस एट द सेम टाइम, असिंक्रोनस जो एक साथ हैपन नहीं हो रही है, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, लेकिन वो हमारे असिंक्रोनस लर्निंग के साथ मैच नहीं होता, ये होता है हमारा कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन। एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है,
नॉट पूछा है कि कौन सा इंक्लूड नहीं होता, तो वो हो जाएगा हमारा मैथमेटिक्स। बाकी जो तीनों है वो हमारे वो असिंक्रोनस लर्निंग में होते हैं। हम कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, कंटेंट भी होस्ट करती हूँ जैसे मैं कर रही हूँ आपको, तो ये सब कर सकते हैं हम लोग। तो ये था मेरा आज का लेसन एंड आई विश के लेसन आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। आई एम सो सॉरी कि मैं बीच में थोड़ा सा मेरा गैप हो जाता है, मैं नहीं डाल पाती, देयर वाज सम प्रॉब्लम्स, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपके एग्जाम से पहले सारे मैं क्वेश्चंस रिवाइज करा दूं, ताकि इसलिए आप ना पूरा आपको पता चल जाए रिसर्च से क्या क्वेश्चंस आए हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म से क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि लेसन्स डलते ना आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।